ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एबनॉर्मल मास देख लिया और वेंट हॉफ फैक्टर देख लिया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये एबनॉर्मल मास में ये चीज़ बताई थी कि जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो मास निकालते हैं और जो हम लैब में निकालते हैं, कहने का मतलब ऐसा समझो, इसका एग्जांपल हमने लेके चले थे कि अगर क्लासरूम में बैठ के कॉपी पे अगर जो मास निकाल रहे हैं और लैब में जाएंगे, लैब में बैठ के सामान के साथ जो मास निकालेंगे उनमें एक डिफरेंस होगा और उसी डिफरेंस को एक तरीके से एबनॉर्मल मास बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो एबनॉर्मल मास आया है, मास में जो डिफरेंट आया है, इसके क्या रीजंस हैं, क्या कारण है? तो इसके बेसिकली 3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉट आइडियल, जो सॉल्यूशन हम लेके चल रहे हैं जिस भी को भी, वो आइडियल ना हो। मतलब आइडियल ना हो मतलब वो डाइल्यूट ना हो। इसका क्या मतलब होता है? कहने का मतलब क्या है, हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाने के वाटर ऐड करते हैं, जितना वाटर ऐड करेंगे वो उतना डाइल्यूट होगा। बट क्या हम किसी भी सॉल्यूशन को एक तरीके से 100% डाइल्यूट, 100% कंसंट्रेटेड या फिर किसी भी सॉल्यूशन को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं? ये बात तुम्हें भी पता है कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं ना तुम ना कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हम सॉल्यूशन है उसको परफेक्ट तो कभी बोल नहीं सकते, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर होगा। वो यहाँ पे एरर क्या है कि जो डाइल्यूट नहीं होता, जितना उसे होना चाहिए उतना नहीं होता। वैसे ही मतलब वही एक पहला कारण है जिसके वजह से एबनॉर्मल मास का केस बनता है। दूसरा है हमारे पास एसोसिएशन और तीसरा है डिसोसिएशन। दोनों को एक ही साथ समझ लेते हैं आराम से। एसोसिएशन का मतलब होगा हमारे पास जब भी आयंस क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो ये आयन और ये आयन एक तरीके से कंबाइन हो गए तो क्या बन गया मेरे पास, एक तरीके से NaCl बन गया। अब ये तो तुम्हें पता है कि सोडियम भी एक आयन है, क्लोरीन भी एक आयन है, कंबाइन हो रहे हैं तो ये एक तरीके से एसोसिएट हो रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो एसोसिएशन होता है और इसके वजह से भी एबनॉर्मल मास का कंसेप्ट बनता है, मतलब मास में डिफरेंशिएट होता है। समझ में आ गई बात? और एक और कंसेप्ट होता है जिसको बोलेंगे डिसोसिएशन, यानी जस्ट इसका उल्टा। अगर NaCl टूट जाए किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। यानी जब आयंस जुड़ के एक बना दे तो वो एसोसिएशन, और एक पूरा कंपाउंड टूट के आयंस बना दे तो वो डिसोसिएशन। इन दोनों की वजह से भी मास थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जो कि हम क्लासरूम में नाप रहे हैं और जो हम लैब में बैठ के नाप रहे हैं उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। तो मेन ये 3 कारण है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इन्हीं क्वेश्चंस के बलबूते पे मैं तुम्हें एसोसिएशन और डिसोसिएशन सिखा दूंगा। इसके पीछे का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक्चुअली में जानने को होता है, और वो चैप्टर बहुत लोगों को ना सही से क्लियर नहीं हो पाता है, आई एग्री। बट चिंता मत करो, यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत ही क्वेश्चन के साथ साथ एसोसिएशन और डिसोसिएशन सिखा दूंगा, ऐसा कोई डाउट नहीं रह जाएगा दिमाग में ये करने के बाद। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखते हैं यहाँ पे क्या है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। बोला ये है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व किया है 25 ग्राम बेंजीन में। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो भी चीजें गिवन होती हैं उन गिवन चीजों को पहले लिख लेते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे वही चीज कि W2 = 2 ग्राम और W1 = 25 ग्राम। कंफ्यूजन अभी तक नहीं होनी चाहिए इस चीज में कैसे लिखा है। W2 ये है, W1 ये है। 2 मतलब सॉल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट। 2 मतलब वो जो कि कम अमाउंट में होता है, 1 मतलब वो जो कि ज्यादा अमाउंट में होता है। पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यही किया था, अब भी वही करेंगे। नंबर 2 सॉल्यूट के लिए, नंबर 1 सॉल्वेंट के लिए, तो वही किया। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो वही चीज करिए। आगे बोला है शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। अब यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है तुम्हें, जो कि कितनी दे रखी है, डेल्टा TF, उसकी वैल्यू कितनी है, 1.62 केल्विन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू 1.62 केल्विन तुम्हें दी हुई है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एक तरीके से ये कांस्टेंट में लिखना भूल गया, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है यहाँ पे 4.92 केल्विन kg मोल इनवर्स। ओके, तो यानी हमें KF की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 4.92 केल्विन kg मोल इनवर्स। आगे बोला व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड इफ इट फॉर्म्स डिमर इन द सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशन में जो उसका एक तरीके से कलर है वो हल्का होता जा रहा है, तो हमें ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि जो परसेंटेज एसोसिएशन है, जितने भी आयंस एक तरीके से एसोसिएट हो रहे हैं वो किस तरीके से एसोसिएट हो रहे हैं, यही चीज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ स्टेप्स लगेंगे और स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते चले जाना कैसे कैसे हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये चीज डेल्टा TF। अब डेल्टा TF क्या है हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K और ये, ठीक है, इनटू M। अब ये KF क्या है, कांस्टेंट, और M क्या है, मोलैलिटी।
अब इस मोलालिटी का फॉर्मूला जैसे ही पुट करोगे आंसर आ जाएगा। मैंने बोला है कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, काम बन जाता है। वो बड़ा वाला फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ इसको याद कर लो, काम बन जाएगा। तो डेल्टा टीएफ, अब डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू दे रखी है, बट एक साथ रखेंगे सारी वैल्यूज ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे केएफ की भी वैल्यू हमें दे रखी है। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम नंबर 2 रखते हैं, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास को हम 1 रखते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास का फॉर्मूला क्या, मतलब गिवन मास क्या होगा? ये, और मोलर मास क्या होगा? ये। समझ में आ गई बात? तो यही सारी की सारी चीजें जो भी थी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए देखो हमारे पास सारी चीजें गिवन है, ये भी चीज गिवन है, ये मैंने अभी क्यों लिख दिया, बड़ा पागल हूं मैं भी, है ना। तो ये भी चीज गिवन है, ये भी चीज गिवन है, ये सारी की सारी चीजें गिवन है, ये नहीं गिवन। तो मुझे ये निकालना है, कहीं ना कहीं हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है, जिसका हमारे पास एक तरीके से फॉर्मूला क्या आ गया? ये अपॉन में डेल्टा टीएफ, डेल्टा यहाँ पे डेल्टा भी होगा, और W1। तो कहीं ना कहीं मोलर मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में सारी चीजें हमारे पास गिवन हैं। देखो केएफ की वैल्यू भी है, टीएफ की वैल्यू भी है, डेल्टा टीएफ की, W1 और W2 सबकी वैल्यू गिवन है। वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आने वाला है? केएफ इज इक्वल टू 4.92 इंटू W2 की वैल्यू है 2 अपॉन में डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.62 इंटू W1 की वैल्यू कितनी है? 25। बस, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां एक छोटी सी मिस्टेक भी होगी जो कि शुरू से ही हमें ठीक करनी चाहिए, बट इस चीज को मैं क्यों अप्रिशिएट नहीं करता कि तुम लोग को याद होगा हमारे फॉर्मूले में इनटू 1000 होता है। अब इस 1000 का ना कंसेप्ट ये है कि ये 1000 हम तभी रखते हैं जब हमारे पास मास जो है, यानी तुम देख सकते हो ये जो W1 की वैल्यू है 25 एक तरीके से ग्राम में लिखी है, तो जब भी ग्राम में लिखी होती है तभी तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। बट देखो कोई क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, कभी भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ ग्राम में ही दे, कल को किलो में भी दे सकता और फिर 1000 लगा के आ जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज को चेक में हमेशा रखना कि क्वेश्चन में ग्राम है या किलोग्राम है। अगर मेरी एडवाइस लेके चलो तो कभी भी ना 1000 मत लगाओ, एंड में जाके चेक करो कि ग्राम है या किलोग्राम है। जैसे ही ग्राम दिखे 1000 लगा दो, और अगर ग्राम ना दिखे, किलोग्राम दिखे तो मत लगाना, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? तो यहाँ पे हमारे पास मोलर मास की वैल्यू कितनी आ गई? 242 ग्राम मोल इनवर्स। अब ये जो वैल्यू आई है ये वो वैल्यू नहीं है जो कि तुम क्लास में बैठ के निकालो। खुद बताओ ना, तुम्हारे पास ये वैल्यू तुम क्लास में बैठ के निकाल सकते हो? नहीं, ये नहीं, कोई सी भी ऐसी चीज दे जो तुम क्लास में बैठ के बिल्कुल निकाल सको। तो एक तरीके से मैं अपने भाषा में इसको बोलूंगा कि ये वो वैल्यू है जो कि हमने लैब में बैठ के निकाली है। समझ में आ गई बात? तो लैब में बैठ के हमने निकाली है ये, तो वही चीज है कि जो लैब में बैठ के निकाला है, या फिर ऑब्जर्व कह सकते हो, ठीक है। अब इसका ये जो मास है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा जो हम क्लासरूम में निकालेंगे। अब क्लासरूम में हम बैठ के कैसे मास निकालते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर मैं CH4 उठा लूं, CH4 का मास उठाना है, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 कितना हो गया? ये 16। तो ऐसे निकालते हैं हम क्लास में, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो सिमिलर तरीके से हम किसका मास निकालेंगे? बेंजोइक एसिड का निकालेंगे। तुम्हें अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं बेंजोइक एसिड क्या होता है। ये हमारे पास एक बेंजीन की वो है, रिंग है, और यहाँ पे COOH ये लग रहा है, तो ये है बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से तो लिखूंगा तो नहीं समझ में आएगा, इसको कंडेंस फॉर्म में एक तरीके से लिखेंगे C6H5COOH। तो ये है मेरे पास बेंजोइक एसिड। अब इसका हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। तो उसको हम एक तरीके से क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड मोलर मास बोलेंगे। तो इसका कैलकुलेटेड मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखो कार्बन का हम लिख लेंगे 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 5 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस इसका 16 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से इतनी कैलकुलेशन तो तुम्हें आती ही होगी। फाइनली ये कितना आएगा? 122 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो इन सबको ऐड करके देख लो यार, इतना ही आएगा, इतनी टेंशन में नहीं रहते जिंदगी में। हाँ, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये भी मोलर मास ही है और कुछ नहीं है, ये भी मोलर मास है, बट ये जो मोलर मास है इसको हम बोलेंगे कैलकुलेटेड है। और ये वो चीज है जो कि तुम क्लासरूम में बैठ के निकाल सकते हो। ये मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं होता। ये बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला ताकि तुम कंफ्यूजन में ना रहो, एक डिफरेंशिएट कर सको कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। तुम ये कभी भी क्लासरूम में बैठ के नहीं निकाल सकते जब तक तुम्हें वैल्यूज ना दी जाए इसकी,
नहीं निकाल सकते। बट ये वैल्यू तुम्हें पता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 5 मतलब 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये बातें पता है तुम्हें, तो वही वैल्यूज यूज करके हमने ये किया है। तो ये जो है ये कैलकुलेटेड मोलर मास आया और ये जो है ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास आया। तो ये सारा बखेड़ा करके इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू, आई। और आई का मैंने तुम्हें कल ही फॉर्मूला बताए थे, 2 फॉर्मूला बताए थे। क्या क्या फॉर्मूला थे कि एक तो ऐसे याद करने का तरीका ये है कि लैब अपॉन में क्लास और क्लास अपॉन में लैब। कैसे, लैब वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में क्लास वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये ऐसे कह सकते हो, है ना। और तो वो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला हटा दो, वो नहीं याद तो मोलर मास वाला तो याद होगा। मोलर मास वाले में हम कैसे लिखते थे, ऑब्जर्व्ड अपॉन में कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन में कैलकुलेटेड मोलर मास, ये चीज हम लिखते हैं किसमें, जब हम मोलर मास के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जहां ऑब्जर्व्ड क्या है, ऑब्जर्व्ड का मतलब है लैब और कैलकुलेटेड का मतलब है क्लासरूम। तो अब इतनी झाड़ फूक करने के बाद अब हम निकाल सकते हैं आई की वैल्यू। आई की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें सिंपल क्या यूज करना है, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड मोलर मास का मतलब है वो वाली मास जो कि ये तुमने इस तरीके से निकाला, जो तुम बचपन से मतलब छोटी क्लास से निकालते आ रहे हो, यानी जो क्लास रूम में बैठ के निकाला है। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास का मतलब है ये जो कि अभी तुमने 12th क्लास में सीखा है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब लैब में जाके निकालोगे। तो इनको डिवाइड करोगे, तुम्हारे पास आई की वैल्यू, वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू। तो तुमने ये चीज सीख ली, ये कैलकुलेट करने के बाद, जिसको कैलकुलेट करते हैं कितना, कैलकुलेटेड की वैल्यू है 1/122, ठीक है। और ऑब्जर्व की वैल्यू है 242, ठीक है, 242। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितने आने वाली है, 0.5 आएगी, है ना। तो 122 के टेबल में 2 बार में 242 अप्रॉक्स आएगा, 0.5 क्या आया, 0.504, ठीक है। ये तो खैर अब यहां तक तुमने अभी सीखा सिर्फ आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बट क्वेश्चन में जरा ध्यान से सुनो, पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, तुमसे परसेंटेज एसोसिएशन पूछता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और फिर इसी चीज को ऊपर कर दूंगा ताकि ये चीज ना मिटे, सिंपल सी बात है। बट तुम्हें समझ में आ जाएगा, और एक बार बाद में साफ सुथरा भी लिख दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लो। बट समझो कि इतना पूरी जो हमने कहानी करी है, इस पूरी कहानी में हमने एक्चुअल में किया क्या, हमने पूरी कहानी में एक्चुअल में ये किया कि सबसे पहले तो ये चीज जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम पिछली क्लास से निकालते आ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट उससे जो मोलर मास आता है वो एक ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, ठीक है। और जो हम बचपन से निकाल रहे हैं वो कैलकुलेटेड मोलर मास है। और इन दोनों में तुम साफ साफ देख सकते हो कि इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए ही आई की वैल्यू निकाली जाती थी, और आई की वैल्यू ऐसे आती है, कैलकुलेटेड अपॉन में ऑब्जर्व, फाइनली इसको इससे डिवाइड कर दोगे आई की वैल्यू। तो ये तो तरीका है आई की वैल्यू निकालने के लिए, कभी भी तुमसे बोला जा सकता है। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तुम्हें लगेगा, बट मैं ध्यान से जो भी बोलते जा रहा हूं वो सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक्चुअल में होता क्या है कि एसोसिएशन डिसोसिएशन का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया आयंस टूटते हैं या बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं, तो एसोसिएशन है, यहां आयंस एक तरीके से बनेंगे, और सिर्फ आयंस नहीं कुछ भी टूट बन सकता है, ठीक है। वैसे ही ये चीज अब क्या होगी, जुड़ने वाली है। क्या बात कर रहे हैं हम, एसोसिएशन की, तो ये चीज जुड़ेगी। अब जरा आई की वैल्यू को ध्यान से देखो, आई की वैल्यू कितनी है, 0.504, अप्रॉक्सीमेटली 0.5, और 0.5 का मतलब होता है आधा, हाँ या ना। यानी ये जो आई की वैल्यू 1/2 आ रही है ना, 0.504, ये वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हें ये इंडिकेट कर रही है कि जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो आधे में कंडेंस होने वाला है। आधे में कंडेंस होने वाला है का क्या मतलब है, अगर तुम इसके 2 उठाते हो, अगर इसके 2 मोल्स उठाते हो, ठीक है, कहने का मतलब 2 मोल्स उठाते हो या 2 मॉलिक्यूल्स उठाते हो, तो वो कंबाइन हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, उनका एसोसिएशन हो जाएगा, और दोनों कंबाइन होकर ऐसे 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये है इस आई के कहने का मतलब। और तुम समझ सकते हो डिसोसिएशन में क्या होगा, वो उसकी बात वैसे अगली क्लास में करेंगे, बट फिर भी तुम्हें समझ में आ ही होगा कि उसमें क्या होगा। एग्जैक्टली इसका उल्टा, वहां पे क्या होगा कि आई की वैल्यू थोड़ी सी अलग आ रही होगी, और वहां ये बताया जाएगा कि अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में, मतलब कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, कोई एक्स मॉलिक्यूल है, और उसमें मान लो एक तरीके से 3 है, ठीक है, और आई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 आ रही है, तो वहां 3 वो ये बता रही है कि इसके 3 डिफरेंट आयंस बन जाएंगे। एग्जैक्टली तौर पे यहाँ पे उसका उल्टा, यहाँ हाफ आ रही है, तो हाफ ही आ रही है, यानी ये 2 जो है ये कंबाइन होके 2 एक ही में बन जाएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे यही बात बोली जा रही है, ठीक है। तो अगर मान के चलो
मान के चलो कि इनिशियली मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो इसके 1 थे, मान लो। तो शुरू हुई है अभी रिएक्शन शुरू हुई है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो इसके कितने होने वाले हैं? 0 ही होंगे, वो तो कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं, इसके 0 होने वाले हैं। बट आफ्टर एसोसिएशन के बाद क्या होगा कि एसोसिएशन के बाद हुआ क्या कि इसके कुछ जो है वो क्या होगा, एसोसिएट हो गए। मान लो अल्फा नंबर ऑफ वो एसोसिएट होगा। ये जो अल्फा है इसी चीज को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कितने एसोसिएट हो गए, मतलब मान लो मेरे पास ऐसे 10 थे, 10 में से 5 हो गए तो अल्फा की वैल्यू 5। अगर ऐसे 10 हो गए, मतलब एग्जांपल के सोच पे समझो कि अगर मैंने 100 लिए हुए हैं, अगर उन 100 में से अगर मान लो कि कितने 10 हो गए, 10 एसोसिएट हो गए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर 70 हो गए तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो यानी इतना हमें पता चल गया कि हमने इनिशियली अगर 1 लिया था और उस अल्फा 1 में से अल्फा एसोसिएट हो गए, मतलब आगे की तरफ वो जाके जुड़ गए हैं, ठीक है। तो आगे जुड़ गए तो हमने अल्फा ले ली। बट जरा ध्यान से देखना, अब इसके कितने बन गए? इसके कितने बन गए? अल्फा। क्या इसके अल्फा बने? नहीं। यही एक छोटी सी फिर से गड़बड़ हो जाती है। सोचो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 में से 6 एसोसिएट हो गए, 10 में से 6 एसोसिएट हो गए, तो 10 में से 6 एसोसिएट हो गए तो मैंने माइनस करके लिख दिया। बट यहां जाके कितने बने? यहां पे 6 नहीं बने, यहां पे 3 बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन दो में से मिलके यहां पे एक ही बन रहा है। यही चीज कंफ्यूजन हो जाती है कि वो 10 में से 6 बने और उन 6 में से आगे सिर्फ और सिर्फ मतलब 3 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 में से 1 बन रहा है, समझ रहे हो? हाफ बन रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अल्फा बाय 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। वही अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर ये हमारे पास 3 होता, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये 3 होता तो यहाँ पे भी 3 होता, तो ये इतना ही रहता। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी कम हुई है। बट ये कितना हो जाता? अल्फा बाय 3 हो जाता, क्योंकि इसके 3 मॉलिक्यूल मिलके इसका 1 बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसका सिर्फ 1 ही हुआ। तो एसोसिएशन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बने हैं वो कितने बचे हैं? इसके 1 माइनस अल्फा प्लस इसके अल्फा बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं तो इसके 1 माइनस अल्फा बचे और इसके अल्फा बाय 2 बचे, तो बस इसको ऐड कर दिया। फाइनली ये कितना होगा? माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यानी ये ऐसे कह सकते हो, बाकी मैं सॉल्व भी करके दिखा सकता हूं। अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, एलसीएम लो लोगे 2 आ जाएगा, -2 अल्फा प्लस अल्फा, है कि नहीं? तो माइनस में से प्लस ये जाएगा तो बचेगा कितना? 1 बचेगा, तो माइनस अल्फा बाय 2, तो क्या होगा? 1 माइनस अल्फा बाय 2 आएगा। ये चीज है, तो छोटी सी बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ये तो आराम से तुम्हें समझ में आई गई। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और निकालने के लिए हमें मदद कौन करने वाला है? आई मदद करने वाला है। तो आई की ही वैल्यू हमें मदद करेगी, और कैसे मदद करेगी? आई इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है? फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इनिशियली कितने थे उसको हम लिख देंगे नीचे। शुरुआत में कितने थे? 1 थे, तो हमने उसे लिख दिया नीचे। और पूरा एसोसिएशन के बाद फाइनली कितने बचे? 1 माइनस अल्फा बाय 2 बचे, अल्फा बाय 2। तो ये हम बाद में लिखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास की जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो ये है, ठीक है ना, कि हमने आई की वैल्यू से अब अल्फा निकालने वाले हैं। अल्फा मतलब एक तरीके से डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि कितने वो क्या हो गए? एसोसिएट हो गए, जुड़ गए। इसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, जहां ऊपर वाली चीज हमें क्या बता रही है? फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे वाली चीज हमें क्या बता रही है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। फाइनल का मतलब वही है कि आफ्टर एसोसिएशन। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को ध्यान रखना, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनल अपॉन में इनिशियल। अभी तक आई की वैल्यू निकालना उतनी बड़ी झंझट वाली बात नहीं थी, अल्फा को समझना उतनी बड़ी झंझट वाली बात नहीं थी, बट आई ये जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट और झंझट वाली चीज भी है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी। खैर आगे अब आई की वैल्यू की मदद से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.504, 1 माइनस अल्फा बाय 2, अपॉन में 1 है तो 1 का मतलब तो वही होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। देखते हैं। तो फाइनली अल्फा की वैल्यू बस कैलकुलेशन है आगे, यानी आई की वैल्यू 0.504, 1 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस 0.504 कर सकते हैं, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0.992 आ गई। छोटी सी कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 में से इसको माइनस करोगे, फिर उस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों वाली चीजें। परसेंटेज एसोसिएशन, यानी जो अल्फा है यही है एक तरीके से, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोल सकते हो,
किसी का परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए बस तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तुम तो बोलोगे भैया क्या नाम है, परसेंटेज निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं ना। नहीं भाई, यहाँ पे ये एक तरीके से ऑलरेडी रेशियो बना हुआ है, तो तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 99.2%। इसका मतलब है इसके 99.2% जाके जुड़ जाएंगे। समझ में आ गए? सारे नहीं जुड़ने वाले, बट 99.2% आगे जाएंगे और जुड़ जाएंगे और ऐसे ये बन जाएंगे। ये है इसके कहने का मतलब। तो ये थी पूरी कहानी एसोसिएशन की। इसको समझने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कम पूछता है, आई एग्री कम पूछता है, बट कोई भरोसा नहीं है कभी भी मेंस में भी, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और नॉर्मली भी आराम से पूछा जा सकता है। तो प्लीज इसको हल्के में मत लेके चलना कि एग्जाम में तो आता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है इस साल आ जाए। तो एग्जाम की तो बात अलग है, वैसे भी नॉलेजेबल पर्सपेक्टिव से भी ये चीज देख रहे हो, उसमें कितनी सारी चीजें थी सीखने के लिए। तो प्लीज इसको हल्के में मत लो। खैर, मिलते हैं अगली क्लास में जहां डिसोसिएशन करेंगे। ठीक है, बाय बाय।